हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, राइट। तो सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट इज 2/x लेस देन 3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनका कहने का मतलब ये है कि जो 2/x x की किस वैल्यू के लिए ऑलवेज होल्ड करेगा। इनइक्वालिटी का सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि भाई x की किस वैल्यू के लिए ये ऑलवेज 2/x लेस देन 3 होना चाहिए। इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा जो भी टर्म्स अगर राइट साइड में भी दे रखे हैं तो उसको शिफ्टिंग कर लीजिए, फिर फैक्टर करिए और फिर उस पर भी सोचिए कि हाँ यहाँ पे एक्स की किस वैल्यू के लिए ये हमारी कंडीशन होल्ड करेगी। तो 2/x है, ये 3 था राइट में, ठीक है। तो इसको हमने शिफ्ट किया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। तो -3 लेस देन 0 आ जाएगा। जब 3 को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में तो 2/x -3 लेस देन 0 हो गया। अब ये इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये नहीं कि हाँ इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व नहीं करना है। लॉजिक क्या है कि भाई x की किस वैल्यू के लिए ऑलवेज जो हमारा LHS 0 से लेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मे बी लीनियर, मे बी क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, वटेवर जो भी है, तो आपको क्या करना है कि उसको शिफ्ट करना है LHS में और फैक्टर करना है, फिर वेवी कर्व मेथड को अप्लाई कर देना है। सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने क्या बोला कि भाई इसको आपको शिफ्ट करना है, फिर इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। मतलब अगर आप यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं कि 2 आ गया माइनस का 3x आ गया, ठीक है, लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में x है और न्यूमरेटर में 2 माइनस का 3x है, तो आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए। नहीं बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पॉजिटिव बना लेंगे थोड़ा सा ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 3x माइनस का 2 आ जाएगा अपान में x लेस देन 0, राइट, लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है। इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ माइनस साइन को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2 अपान में x आएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी चेंज हो गई, हमने यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब ये फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब हमको यहाँ पे जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। न्यूमरेटर में अगर हम देखें कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो 3x माइनस 2 है किस पे 0 होगा, 3x माइनस 2, मतलब 3x माइनस 2 को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आएगी, और डिनोमिनेटर को 0 करो तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आए। जो फैक्टर्स के फॉर्म में हमने ब्रेकिंग की है तो वहाँ से वो फैक्टर्स को अगर हम लोग इंडिविजुअली 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 2/3 आ रही है। 0 एंड 2/3 की अगर बात करोगे तो नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो 0 मान लीजिए आपका यहाँ हो गया और 2/3 यहाँ हो गया, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड को यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए 2/3 से अगर ग्रेटर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 से ग्रेटर रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर मतलब आप 4 रख लीजिए। अब अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 3 × 4 12 हो गया, 12 माइनस का 2 जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा अपान में पॉजिटिव, तो मतलब कुल मिला के पॉजिटिव आ गया। 0 एंड 2/3 के बिटवीन में अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू नेगेटिव देगा। और 0 से लेस अगर कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे -2 रख दिया तो 3 × -2 -6, -6 -2 नेगेटिव, अपान में माइनस तो माइनस माइनस प्लस। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो इंटरवल पे आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है और ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड करेगा। मतलब x बिलोंग्स टू और लेस देन लगा हुआ है तो यहाँ पे हमको ओपन इंटरवल का यूज़ करना है। x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन एंड 2/3 से लेके इन्फिनिटी। 2/3 से लेके क्या आ जाएगा, 2/3 से लेके क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये क्लियर, यस और नो, ठीक है। मतलब -∞ से 0 की वैल्यू अगर हम इस इंटरवल में वैल्यू को रखते हैं या 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी। मतलब इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, शिफ्टिंग करिए, फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करिए और नंबर लाइन का यूज़ करिए, ठीक है, चुपचाप। ओके, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है तो ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि वैल्यू ऑफ 6^12, 6^1/4, 6^1/8 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 6 की n2 में चल रहा है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। सबको पता है कि सर बेस सेम है, पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। पावर को तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन जो ये ऐड हो रहा है ये क्या बन रहा है एक्चुअल में, 1/2, 1/4, 1/8, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है जीपी की सीरीज। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होता है,
अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो एंड फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आती है ना, डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगा। तो जो कॉमन रेशियो का सेम है तो वो जीपी को फॉलो करता है। अच्छा, जीपी को फॉलो करता है तो ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट। ये हो गया। तो जो ये 1/2 की सीरीज़ है, 1/2 में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? ए इक्वल टू हाफ है सर, और आर इक्वल टू क्या है? 1/4 डिवाइड बाई 1/2। तो यहाँ 2 जा 4 हो गया, तो ये आपका 1/2 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो भी क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो यहाँ से इसको अगर मैं देखूँ तो 6 की पावर क्या आएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस का हाफ आ जाएगा। तो अब 6 की पावर ए की वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस का हाफ 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 6 आया, 6 की पावर 1 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है सानू? तो ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट जीपी की है। सबसे पहले यहाँ पे बेस सेम है तो हमने पावर को ऐड किया एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। जब ये पावर ऐड हो गया तो मैंने क्या करा कि भाई यहाँ पे एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर का कॉन्सेप्ट लगा लिया, और ये जाहिर सी बात है कि आप ये फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, और ये आपका कॉमन रेशियो की अगर बात किया तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्लियर? यस और नो? समझ में आ गई बात? चलो अच्छा, इसके आर के फॉर्म में क्या दे रखा है? कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन ए पी। ठीक है भाई, 3 नंबर्स आर इन ए पी, देयर सम इज इक्वल टू 15। ठीक, 139 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, दे फॉर्म अ जीपी। तो जैसे जैसे कंडीशन कह रहा है आप कॉन्सेप्ट को वैसे अप्लाई करिए। देखो, अकल नहीं लगाना है। इन्होंने बोला कि मेरे से 3 नंबर एपी में, अगर हम देखो अब एपी कंडीशन क्लास 10 से भी चीज़ें बताई जाती हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी, तो देन हमने एज्यूम किया कि भाई 3 नंबर्स ए माइनस का डी, ए और ए प्लस डी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब कहोगे सर अगर मैं ऐसे कर लूँ तो, अरे भाई ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, बट आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब 3 नंबर से पी के ए माइनस डी, ए प्लस डी एज्यूम करता हूँ, तो जब सम करूँगा, जो सम 15 दे रखा है, तो इससे डी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 नंबर्स आर इन ए पी, देयर सम इज इक्वल टू 15, तो इसका जब मैंने सम किया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो सम जब करने पे क्या है? 15 आए, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया। 3 इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया? 5 आया कि नहीं आया? इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा, ए की वैल्यू 5 आने से फ़ायदा क्या मिला? तो यहाँ हमारे पास 5 माइनस ए माइनस डी, ए माइनस डी, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे ए माइनस डी, मतलब 5 माइनस का डी एंड 5 प्लस डी। इज इट क्लियर? 5 प्लस डी। तो ये आने के बाद देखिए, ध्यान समझिएगा, इतना आने के बाद क्या हुआ? ये हमारे ए की वैल्यू तो आ ही गई। अच्छा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 139 बी एडेड देम, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ, ठीक है, 3 ऐड कर दूँ, ठीक है, और 9 ऐड कर दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो सर ये जीपी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आर इन जीपी। ठीक है, एपी में थे तो एपी की कंडीशन मैंने एज्यूम करा, ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली। अब ए की तो वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू आने के बाद फिर यहाँ पे ये हमारे पास टर्म आ गया डी के फॉर्म में, क्योंकि डी निकालने का कोई और अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें जब ये आने के बाद कह रहा है कि जब इसी एपी में अगर आप 1, 3, 5 ऐड करते हो तो यहाँ पे ये जीपी बन जाता है। और जीपी कंडीशन पता है कि अगर सपोज दैट ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, राइट। मतलब यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 + 1 6, मतलब 6 माइनस का डी, और ये 5 + का 3 8 हो जाएगा, और 5 + का 9 14 + का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें कंडीशन क्या है? ये जीपी में है, ये किस में है? जीपी में। अब भाई जीपी में है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो 6 माइनस का डी और 14 + डी। अब मतलब अगर आर के फॉर्म में क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली बच्चा ऊपर वाला करेगा तो भी वो तो तुरंत ही विद इन टाइम में सॉल्व हो गया। इसमें कैलकुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हाँ, बट मुश्किल नहीं है, हाँ, कैलकुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी एक सिलेक्शन है क्वेश्चन का, जैसे आर के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो जो तुमको ईजी लगेगा वही करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे फिलहाल कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस डी एंड 14 प्लस का डी, इसको थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना है। और देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। एंड हाँ, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया भाई, 6 इंटू 14 करना पड़ेगा, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 प्लस का 2 8 एंड प्लस का 6d माइनस का 14d एंड माइनस का डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर को उधर ले आओ तो डी स्क्वायर आ गया, ये 6d और ये आपको बचेगा माइनस का 8 प्लस का 8d आ जाएगा, ये 84 है, ये आपका 64 है। तो 84 में से 64 निकाल दो, कितना बचेगा बेटा, 84 माइनस 64, ये 0 आ गया, 8 में से 6 गया, 20 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इट क्लियर। तो 10 टू या 20 मतलब डी स्क्वायर प्लस 10 टू या 20, तो 10d माइनस का 2d माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा है तो फैक्टराइजेशन करना ही करना है। फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे कर लिया, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको कैलकुलेशन का प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि डी कॉमन आउट, तो डी प्लस 10 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो डी प्लस का 10 आ गया इज इक्वल टू 0। तो डी प्लस 10 वन ब्रैकेट एंड डी माइनस का 2 अदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 2 वैल्यूज़ जब आ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी वैल्यू को आप कहाँ पुटअप करोगे, यहाँ पे पुटअप कर दोगे 6 माइनस डी इस वाली इक्वेशन में, डी इक्वल टू माइनस 10 एंड डी इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं है सारों। तो जब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, मतलब आपको यहाँ पे आकर के वैल्यू को पुटअप करना है, 6 माइनस डी 8 एंड 14 प्लस डी, डी की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गए, 2 पॉसिबल वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये तो हमारा फाइनल था। हमसे एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मतलब 3 नंबर्स की बात करें, डी की वैल्यू आ गई, 3 नंबर्स आर इन एपी, दियर सम इज इक्वल टू दिस एंड रिस्पेक्टिवली दिस फ्रॉम द जीपी फाइंड द नंबर। जो हमारे डी की वैल्यू आने के बाद ए की वैल्यू आ गई थी, ए जो डी की वैल्यू आई है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो मैं डी की वैल्यू वहाँ पे ना रख यहाँ रखूँगा, क्योंकि ये हमारा आंसर देगा ना भाई। हमने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू वहाँ से हमारी क्या आ गई 2 आ गई, माइनस 10 आ गई, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा मतलब ये है कि इसमें आर के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था, तो अगर चॉइस की बात करें तो स्टूडेंट की चॉइस फर्स्ट वाली होगी कि हाँ भाई पहला वाला कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन कम है। तो ये भी सिलेक्शन करना बहुत ही अच्छी बात होती है कि यहाँ अगर चॉइस के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमको किस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 5, 7 एंड बी पॉइंट इज एयर 5, 1, माइनस का 4। पॉइंट कहाँ पे चाहिए मेरे को, जेड एक्सिस पे चाहिए। तो जेड एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट का एजम्पशन होगा, ठीक है, तो जेड वाला कोऑर्डिनेट होगा, बाकी एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा, जेड वाला कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया जेड ही है। चलो ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब ये जेड एक्सिस अगर इसको पी एज्यूम करते हैं तो पी से जो ए का डिस्टेंस है और पी से जो बी का डिस्टेंस है बोथ आर सेम, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये कंडीशन है, तो इसका स्क्वायर भी सेम होगा। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू 3D के केस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हालांकि स्क्वायर कर दिया तो रूट हट ही जाएगा, तो P से मतलब इसका डिस्टेंस तो 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0 का स्क्वायर और 5 माइनस 0 का स्क्वायर और 7 माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर एंड ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन में अप्लाई कर दी, शायद सबको समझ में आ रहा होगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब भाई साहब इसको अप्लाई कर दी तो यहाँ से कैलकुलेशन करके फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 7 माइनस जेड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 14z इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस दोनों है तो प्लस कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड जेड स्क्वायर एंड 4 टू ज़ा प्लस का 4 टू ज़ा 8z। ठीक है, अब देखिए जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हो तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, है ना। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 25 से 25 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, और ये 49 है आपका, ठीक है, और ये 16 है और ये 8z है। तो इसको जेड वाले टर्म को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आपका आएगा 8z प्लस का 14z, और ये 16 है, ये आपका 49 है, 49 में 16 कर दिया, तो 9 माइनस का 6 कितना है 3 आ गया, एंड 4 माइनस का 1 आपका 3 आ गया, इज इक्वल टू 8 प्लस का 4 14 प्लस का 8 कितना कर लो 22 आ जाएगा। तो यहाँ से 22 जेड आ गया, तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 33/22 आ जाएगा। तो जो पॉइंट हमारा आएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 0,0,33/22। आप कहोगे सर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 2 जा 11 3 जा, तो 3/2 लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज इसी फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, तो क्योंकि 33/22 तो 11 के टेबल में आता है ना, तो ये आपका 0,0, क्या बचेगा 3/2 आ जाएगा। ओके, तो शायद ये सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन था, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेशन इसलिए नहीं थी कि मैक्सिमम टाइम तो कैंसिल आउट हो जा रहे थे ना, मतलब कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आती है तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन और करवाता है, तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा जो क्वाड्रेटिक टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सर, नो कन्फर्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन जो आपका है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से है, राइट। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है एक्स लेस देन 1 है तो ए एक्स प्लस का बी है, 1 है तो 4 है, और ग्रेटर देन 1 है तो बी माइनस का एक्स है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू f1 के इक्वल है। f1 का मतलब ये भाई साहब, f1 का मतलब 4, मतलब ये भाई साहब हमसे कह रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स की f1 के इक्वल है, मतलब 4 के इक्वल है। तो हमने कहा लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है भाई 1 पे एफ एक्स, तो हमने कहा 1 पे एफ एक्स का मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये 4 है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स, अगर f1 है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे भाई है क्या, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब, ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठा लो, लिमिटिंग वैल्यू सेम आने का मतलब उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए। तो अब भाई राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड निकालो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि उस पॉइंट से कम, हमने कम मतलब 1 से कम, 1 से लेस कह रहा है, अगर ये कह रहा है अगर 1 से लेस है तो किसके पास दौड़ के जाना है, a प्लस बी एक्स के पास जाना है। 1 से कम कितना सर, बहुत ही छोटा सा 1 माइनस एच, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंडिंग टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है, x के प्लेस पे पुटअप करना है 1 माइनस एच, और h क्या है 0, एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 पे भले ही कुछ अदर वैल्यू दे रहा हो लेकिन उससे पहले डिफाइंड है, उससे पहले क्या है, लिमिट के कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे जो भी पता नहीं क्या आ रहा था, इंडिटरमिनेट वैल्यू आ रहे थे, बट उससे पहले क्या आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो 1 माइनस या 1 प्लस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो अब यहाँ पे कोई लिमिट का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, 0 रखोगे तो a आया और ये प्लस का b आया, 1 माइनस 0 मतलब ये a प्लस बी आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया a प्लस बी। अब ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, कौन है 1 से ज़्यादा सर, b माइनस का ए एक्स है। 1 प्लस मीन्स क्या 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच मतलब b और a 1 प्लस एच, और ये h क्या है 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो b माइनस ए और 1 प्लस 0, तो क्या जाएगा b माइनस का a आ जाएगा। अब ध्यान समझिए बात को,
मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करी और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करी, और दोनों की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है कि a प्लस बी और b माइनस ए इज इक्वल टू 4 है। ऊपर तो मैंने दे रखा ना कि हाँ ये लिमिटिंग वैल्यू 4 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा है, उस पॉइंट पे फंक्शन को सेट करिए, एच में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करिए, फिर इसको एज ए लिमिट की तरह सॉल्व कर लीजिए। कोई बहुत मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है कि हाँ कैसे करेंगे, अरे कैसे होगा, है ना। और क्योंकि सिंपल सी भी चीज़ें हैं कि लिमिट का अगर क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे तो 0/0 या कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा बनेगा, अदरवाइज नॉर्मल है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एच में कन्वर्ट करने के बाद पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो a प्लस बी मेरे पास 4 आया, b माइनस ए मेरे पास 4 आया, दोनों को मैंने ऐड करा, a से a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 8, b इक्वल टू क्या आया 4 आ गया। अब b 4 आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि a प्लस बी 4 है तो b की वैल्यू अगर 4 है तो a आल 0 आ जाएगा। भाई अगर आप 4 प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस ए इज इक्वल टू 4 करो, 4 से 4 कैंसिल, a तो 0 आएगा ही आएगा। a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 1 पे 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 4, देन सॉल्व कर लो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सर? नो कन्फर्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब इसमें देखिए और के फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है कि y इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस का y है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे dy/dx इक्वल टू प्रूव करना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सबसे पहले रीअरेंज करिए। y यहाँ पे है, y यहाँ पे, y को कलेक्ट करिए। y को क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। हमने कलेक्ट कर लिया, y कॉमन लिया तो क्या आ गया log x प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू x आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आया, x अपान में log x प्लस का 1। जो इक्वेशन दे रखी थी हमने यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, कर लिया। अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो यहाँ पे डिवीज़न रूल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और डिवीज़न रूल क्या होता है मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मान लो u और v के फॉर्म में बता देता हूँ, तो v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, दिस इज द डिवीज़न रूल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी सिंपल सा डिवीज़न रूल लगाना है कि dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर log x प्लस 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो ऐसा थोड़े जो आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है, तो x एंड फिर डेरिवेटिव अब क्या आएगा log x प्लस का 1। बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो अब उसके बाद क्या करोगे, log बाई dy/dx इज इक्वल टू log x प्लस का 1, और ये x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा इंटू 1 आ जाएगा, माइनस x, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, 1 कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का 0, अपान में क्या होगा बेटा, अपान में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, अब देखिए यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट ब्रैकेट में log x प्लस का 1 आ गया, और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 1 बचा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, अपान में क्या है, अपान में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये 1 से 1 कैंसिल, log x अपान log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, log x, मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy/dx इज इक्वल टू log x अपान log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने जो इक्वेशन दे रखी थी y की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म बना नहीं, मतलब सिंपल सा हमने डिवीज़न रूल लगा दिया। डिवीज़न रूल में भी सिंपल बेसिक डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपान x है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सर? नो कन्फर्म है, और शायद ये प्रूव करना था। ओके, मेरी बात समझ आई नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेट से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फॉर 2 सेट्स a एंड b
ए यूनियन बी की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। अब देखो अगर मान लो किसी भी टू सेट को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी है तो जैसे बात ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए, अगर कुछ ऐसा होगा अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के ऑल एलिमेंट बी में है, बी सबसेट ऑफ ए मीन्स बी के ऑल एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल टू बी हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम एक आर्बिट्री एलिमेंट को लेकर के जस्टिफाई करते हैं कि भाई देखो अगर ऐसा है, हमने किसी भी एलिमेंट को लिया और अगर वो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, अगर वो बी में बिलोंग कर गए, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है। कब कहेंगे, जब एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है और अगर वो बी में बिलोंग कर गया, तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी है। तो हमने यहाँ पे जैसे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब इसी का यूज़ करेंगे, कोई फालतू का 2 लाइन लिखना है। तो हमने कहा कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। अच्छा ये दोनों इक्वल है, फॉर्मेलिटी का ना देखो, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी तो है क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा, यहाँ देखोगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए भी कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी भी करेगा। तो एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, इसका नाम वी कैन से कि एक ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब अगर फॉर्मेलिटी के तौर पे जस्ट रिवर्स चला जाए कि भाई वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है या बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बोथ आर सेम, वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए या वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर सेम। तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड ऑल्सो वाई बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल कि वाई अगर इसमें कॉमन में है तो कॉमन वाली वैल्यू भी यूनियन के इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग इसको यूनियन भी लिख सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी में भी होगा और ए यूनियन बी में होगा तो बी यूनियन ए में भी तो होगा, क्योंकि यूनियन भाई ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, ठीक है, मतलब टाइम पास करना है कि इधर का उधर करना है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई अगर बी में बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए है। यहाँ से हमने बताया कि ए सबसेट ऑफ बी है और यहाँ से हमने बताया कि बी सबसेट ऑफ ए है, तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी आ गया। इज इट क्लियर? यस और नो? उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चीज़ों को पढ़िए। ओके, थैंक यू।